नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें अपन बात करेंगे पेडिग्री एनालिसिस। आप लोगों के कमेंट आए थे कि पेडिग्री एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस देखो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो अपन देखेंगे यहाँ पर इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। किससे? जेनेटिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। जो आनुवांशिक गुण है आपकी बॉडी में, आपके फैमिली के अंदर, ठीक है ना, आनुवांशिक लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, ठीक है ना। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कई पीढ़ी अपन देखेंगे तो भी वो लक्षण जो है समान चल रहा है। अगर वो लक्षण जो है वो कोई ऐसा हो, हानिकारक हो, हानिकारक हो, तो वो क्या हो सकता है? कोई डिजीज होगा, डिजीज होगा या सिंड्रोम आप कहोगे, या फिर इसे डिसऑर्डर कहोगे, जो आपकी कई पीढ़ियों में चलता आ रहा है। अगर आप उन लक्षणों को पीढ़ियों के आधार पर आप याद करना चाहते हो तो उसे क्या कहते हो? पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। पेडिग्री एनालिसिस के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी से आने वाले लक्षणों का एक ग्राफ के द्वारा अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। पेडिग्री एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस बाय विच कैरेक्टर और सिंड्रोम में बी एनालिसिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। पेडिग्री एनालिसिस को जब भी आप स्टडी करते हो तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ सिंबल्स जो हैं वो यूज में लिए जाते हैं। पेडिग्री एनालिसिस में स्टार्ट करते हो तो सीधा सा मेथड है कि जो राउंड होगा वो तो फीमेल होगा, फीमेल होगी, और ये मेल होगा। यदि ये स्ट्रक्चर हो इस प्रकार से, अगर डार्क हो तो ये फीमेल कैसी है? डिजीज्ड है। यदि सेम कंडीशन ये हो, मेल है, और यहाँ पे ये कैसा हो, इस प्रकार की हो, तो ये क्या है? मेल डिजीज है, ठीक है। ये सिंपल सा है। अगर अपन इसमें से ये फीमेल है और यहाँ पर बीच में इस प्रकार से हो तो फीमेल का क्या होगा? यहाँ पर फीमेल कैरियर। फीमेल कैरियर का मतलब होता है वाहक। दो एलील में से डिजीज का कोई एक एलील उपस्थित हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं। सेम इसी कंडीशन में मेल का आ जाएगा कि मेल में अगर ये चिन्ह लगा हो तो मेल कैसा है? कैरियर है या वाहक है। जीन का मतलब रोग का जीन उपस्थित है लेकिन लक्षण नहीं आ रहे अभी, ठीक है ना, ये कंडीशन है। ये अगर अपन लाइन देखेंगे, ये लाइन, तो ये क्या है? शादी की, ठीक है ना, ये लाइन शादी की है। अगर आप ये लाइन देखोगे इधर वाली तो ये किसकी है? अगली पीढ़ी की है। अगर आप यहाँ देखोगे इस प्रकार से तो ये क्या है? मोनो जाइगोटिक ट्विंस। जुड़वा बच्चे हैं, किसी एक ही जाइगोटिक सेल से बने हुए हैं तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हो गए। इस प्रकार से ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं। जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ोगे तो कुछ कॉमन सिंबल्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं। अब अपन थोड़ा सा इसमें मैं आपको ये तो बेसिक टर्म्स है, इसमें थोड़ा सा अपन देखते हैं।
ठीक है। अब आगे अपन देखें कि भाई ये जो पेडिग्री एनालिसिस है इसमें स्टडी कैसे कर पाएंगे अपन। तो सबसे पहले तो अपन एक ग्राफ बना के देखते हैं इसका कि आप एनालिसिस कैसे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन चलते हैं कि कोई भी एक फैमिली है, 7 पीढ़ियाँ चल रही है, अगर आप उसके अंदर रोगों को क्या करना चाहते हो, अध्ययन करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। सपोज यहाँ पे एक फीमेल है, उसकी शादी हुई है, तो ये लाइन हो गई मैरिज की, और ये हो गया मेल और ये हो गई फीमेल। ये इन क्या हो गई आगे पीढ़ी आने वाली प्रोजेनी। इसमें सपोज कितने बच्चे हुए, 4 बच्चे हुए, 2 लड़कियां हुई हैं और 2 लड़के उत्पन्न हुए हैं। इस लड़के की शादी किसी लड़की से होती है और यहाँ पर इनके कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। इस प्रकार से 3 बच्चे होते हैं। अब हो सकता है कि इस लड़की की शादी किसी लड़के से हो और इनके 2 बच्चे हो, इस प्रकार से। तो ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी है। अपन क्या चाहते हैं, अपन इनकी स्टडी करना चाहते हैं। तो ये तो जो होगी वो पहली पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी है और ये क्या है, चौथी पीढ़ी है। यहाँ पे समझ में आ गया। 4 पीढ़ियों का अध्ययन आप एक साथ में कर सकते हो या अधिक के भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी लक्षण जो है वो कैसे चलेगा, आपको जो लक्षण चलाना है वो यहाँ से, जैसे कहीं से भी आप चलोगे तो इसमें से अगली पीढ़ी यहाँ से चल रही है तो इसके थ्रू जाएगा, ये अगली पीढ़ी यहाँ चल रही है तो इसके थ्रू जाएगा, ऐसे। आगे समझ में। अब इनके शादी नहीं दिखा रहे हैं तो इधर लक्षण भी नहीं दिखाएंगे अपन, इधर से इधर लक्षण दिखाएंगे, इस प्रकार से। आगे समझ में। आगे ये कहाँ जाएगा, इन दोनों में से जिसकी शादी दिखाओगी उसके साथ जाएगा। तो यहाँ पे डिजीज़ के लक्षण के आधार पर अपन समझ पाते हैं कि डिजीज़ के लक्षण किस प्रकार के हैं। अब अपन देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस कितने प्रकार की होती है। यहाँ पे अपन टाइप देखते हैं इसके, टाइप्स जनरली 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जनरली कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। ऑटो सोमल, रेसेसिव, डिसऑर्डर, दूसरा ऑटो सोमल डोमिनेंट, तीसरा एक्स लिंक्ड रेसेसिव, चौथा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, पांचवा अगर आप चाहो तो एक लिख सकते हो वाई लिंक्ड, वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, या वाई लिंक्ड केवल लिख दो, वाई लिंक्ड, हाँ, वाई लिंक्ड ट्रेट्स, ये लिख दो। तो ये क्या है, 4 कॉमन प्रकार के पेडिग्री एनालिसिस है। इनके आधार पे ही आपको क्या करना पड़ेगा, पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा। अब पेडिग्री एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, पहले इन चारों को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे अपन देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर गुणसूत्र जो हैं उनके आधार पर अपन क्या करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे गुणसूत्र या क्रोमोसोम, ठीक है। अपने कितने हैं, 46 गुणसूत्र हैं। 46 को कैसे लिख सकते हो आप, 44 प्लस XX लिख सकते हो, या फिर आप कैसे लिख सकते हो 44 प्लस XY, ऐसे लिख सकते हो। ये जो कॉम्बिनेशन होगा वो तो फीमेल और ये होगा वो मेल। इसका मतलब अपन 46 गुणसूत्रों को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। 44, एक तो 44 जो है वो क्या है,
ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? ऑटोसोमल होते हैं। ऑटोसोमल का मतलब होता है मेल और फीमेल में सभी में समान रूप से जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोसोमल कहते हैं। दूसरा प्रकार का कौन सा आएगा? XY। तो ये कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इसका मतलब क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोम 44 होते हैं और XY ये कैसे होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनके आधार पर 2 डिजीज तो होती है। ये वाली ऑटोसोमल इनके आधार पे होती है। ऑटोसोमल कैसी होगी? ऑटोसोमल यहाँ पे आप ऑटोसोमल देखोगे तो ऑटोसोमल डिजीज कैसी होगी? डोमिनेंट होगी या रिसेसिव होगी। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी। ये डिजीज कैसे होते हैं? प्रभावी। और ये होते हैं अप्रभावी। इसका मतलब अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो आप यहाँ देखोगे ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? मेंडल के अकॉर्डिंग माने चाहे अपन जेनेटिक्स के अकॉर्डिंग माने तो डोमिनेंट का मतलब होता है 2 एलील में से दो एलील है। ये कोई एलील है, कोई भी एलील अपन डी मान लेते हैं। ये डी और ये डी, एक ये डोमिनेंट है और ये कैसा है? रेसेसिव है। अब डोमिनेंट जो डिजीज होगी उसका मतलब ये है 2 एलील में से किसी एक जीन के 2 एलील में से अगर एक भी डोमिनेंट आ गया है तो वो रोग है वो उस व्यक्ति में होगा। इसका मतलब डोमिनेंट में एक भी एलील अगर रोग वाला आ गया, जैसे मान लो ये कॉम्बिनेशन है तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? ये वाला है। एक इसका कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है? डी हो सकता है और एक ये हो सकता है डी। ये तो दोनों यहाँ प्रभावी है, ये तो रोग दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। अब ये दोनों डोमिनेंट है, ये तो अच्छा रोग दिखाएगा, और यहाँ पर एक डोमिनेंट आ गया तो भी अगर रोग दिखाए तो किस प्रकार के रोग होंगे? वो डोमिनेंट प्रकार के रोग होते हैं। और कौन से होंगे? ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे। वो सबसे खतरनाक जो होते हैं ये वाले होते हैं डोमिनेंट, क्योंकि एक भी एलील जीन का अगर आ गया है रोगग्रस्त तो उसमें क्या होगा? रोग उत्पन्न होगा ही होगा। इसमें अपन देखेंगे ये तो नाम से ही है अप्रभावी है। जब तक डोमिनेंट रहेगा इनके साथ में तो ये क्या करेगा? इसको दबा के रखेगा। 2 एलील है, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है। ये डी है और ये स्मॉल डी है, तो ये क्या करेगा? इसके प्रभाव को दबा के रखता है। ये इसका प्रभाव है वो सामने नहीं आएगा। हो सकता है ये कैसा हो? रोगग्रस्त हो, लेकिन इसका लक्षण इसके सामने नहीं आए क्योंकि ये नॉर्मल है। तो ये नॉर्मल है तो इसका लक्षण नहीं आएगा। यहाँ पर रोगग्रस्त कौन था? डोमिनेंट था। तो डोमिनेंट तो जहाँ जहाँ जाएगा अपना प्रभाव दिखाएगा। इसलिए अगर दूसरी कंडीशन ये हो तो इसमें तो ये है ही नहीं, स्मॉल डी नहीं है तो रेसेसिव है ही नहीं, तो इसमें तो लक्षण वैसे भी नहीं आएगा। अब ये अपना प्रभाव कब दिखाएंगे? जब दोनों ही कैसे आ जाए? स्मॉल आ जाए और दोनों ही कैसे रोगग्रस्त हैं ये, तो ये क्या दिखाएंगे? अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो जो रेसेसिव प्रकार के जो डिजीज होते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव होते हैं वो हमेशा तभी अपना प्रभाव दिखाते हैं जब दोनों एलील कैसे हो? रोगग्रस्त हो। आ गया समझ में? इस कंडीशन में स्मॉल की कंडीशन में होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए इसको? रेसेसिव होमोजाइगस। ठीक है ना? ये इस कंडीशन में होगा तभी अपना प्रभाव दिखा पाएगा। इन दोनों कंडीशन में प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। तो समझ में आ गया? यहाँ पे कोई भी एलील अगर आ गया तो सभी पीढ़ियों में दिखाई देगा। देखो डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? डोमिनेंट कोई भी हो, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? सभी पीढ़ी के अंदर अगर लक्षण आए, पहली पीढ़ी जैसे मान लो यहाँ पहली पीढ़ी बनाई अपन ने, तो अगर डोमिनेंट होगा तो इसमें भी लक्षण होगा और इनमें भी किसी न किसी में लक्षण होगा, और इनमें से इसमें किसी न किसी में लक्षण आएगा और इनमें से किसी ने इसमें भी लक्षण आएगा। डोमिनेंट होगा तो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती है।
ये उसकी पहचान होती है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, इसमें कोई भी जनरेशन स्किप नहीं होती, सभी जनरेशन में आपको रोग दिखाई देगा, चाहे किसी में भी दिखाई दे चाहे, लेकिन देगा। इसका मतलब अगर सभी पीढ़ियों के अंदर कोई लक्षण आ रहा है तो वो किस प्रकार का है, डोमिनेंट प्रकार का लक्षण है वो। यहाँ पे अपन देखेंगे रिसेसिव का मतलब क्या होता है, कोई रेयर कॉम्बिनेशन बैठेगा जहाँ पे दोनों एलील स्मॉल वाले आए, ठीक है ना, तो रेयर बैठेगा। इसका मतलब इसमें जनरेशन है, कुछ जनरेशन कुछ पीढ़ी ऐसी आ सकती है जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देंगे। तो जनरेशन कैसे होंगे, स्किप्ड। लक्षण है, कोई पीढ़ी ऐसी आएगी जिसमें वो लक्षण जा सकता है फिर वापस आ सकता है, कोई जा सकता है फिर वापस आ सकता है, तो इसमें लक्षण ऐसा होगा। अगर कोई भी लक्षण आपको पेडिग्री एनालिसिस आप देखो और उसमें लगे आपको कि लक्षण इस पीढ़ी में तो आ रहा है यहाँ तो, और इसमें नहीं आ रहा फिर इसमें आ गया, तो इसका मतलब ये पीढ़ी नहीं आ रहा इसमें लक्षण, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसी, ये अप्रभावी प्रकार की है, रेसेसिव डिसऑर्डर है ये। दूसरी चीज़ इसकी विशेषता क्या है, ऑटोसोमल की अगर विशेषता देखोगे आप, ऑटोसोमल लक्षण जो होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता, एक तो ये बता दी डोमिनेंट और एक रेसेसिव बता दी मैंने आपको। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि ये मेल और फीमेल में समान रूप से लक्षण आएंगे, ठीक है। अगर ये ऑटोसोमल लक्षण है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम के ऊपर इनके जीन है, इसका मतलब मेल और फीमेल में समान रूप से लक्षण दिखाई देंगे। यदि आप इस प्रकार का एक पेडिग्री एनालिसिस बनाओगे, उसमें आपको एक महसूस होगा कि 3 ही तो मेल डिजीज आ रहे हैं और 3 ही फीमेल आ रहे हैं, तो कैसा हो सकता है, इसका मतलब वो समान लक्षण आ रहे हैं, मेल में भी बराबर आ रहा है फीमेल में भी बराबर आ रहा है, तो लक्षण कैसा हो सकता है, वो ऑटोसोमल होगा। दूसरा क्या देखना अब आपको कि कोई जनरेशन स्किप कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सभी पीढ़ियों में आ रहा है तो डोमिनेंट है वो, और अगर वो कुछ जनरेशन स्किप कर रहा है तो कैसा है, वो रेसेसिव है, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझो, यहाँ पे ऑटोसोमल लक्षण, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, मेल और फीमेल में समान रूप से रोग के लक्षण पाए जाएंगे। क्या होंगे, सबसे बड़ी विशेषता है अगर कोई डिजीज ऑटोसोमल है, उनका जीन 44 गुणसूत्रों में से किसी पे है, इसका मतलब वो मेल और फीमेल में समान रूप से लक्षण आएंगे। ये तो हो गया आपको पहचानना, कैसे पहचानोगे आप, कोई भी पेडिग्री एनालिसिस आपने बनाया है और इस प्रकार से सपोज इस प्रकार से आपके पास में कोई पेडिग्री एनालिसिस बना रखा है, और इस पेडिग्री एनालिसिस के अंदर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक लक्षण आया है, सपोज कोई भी, ये क्या है, एक लक्षण आया है, डार्क है। यहाँ पे आप देखोगे एक लक्षण आया है इस प्रकार से, और यहाँ पे आप देखोगे लक्षण आया है, और यहाँ पे आप देखोगे कि लक्षण आया है। इसका मतलब क्या है, पहली चीज़ आपको देखनी है कि क्या मेल और फीमेल में समान है, या फिर आप पहली लाइन ये देख लो, जनरेशन पहली में भी लक्षण है, जनरेशन दूसरी में भी लक्षण है, ये आ गया, और जनरेशन तीसरी में भी लक्षण आ गया। इसका मतलब तो क्या है, डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट कौन सा है, मेल और फीमेल में समान रूप से देखो, एक फीमेल, दो फीमेल, एक मेल, दो मेल, मेल और फीमेल दोनों में समान आ रहा है। अगर समान आता है तो कैसा है, ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल है।
सभी जनरेशन में आ रहा रोग, स्किप नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ये डोमिनेंट रोग है। याद रहेगा, पहला ये लक्षण है इसका पहचानने का कि ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। दूसरी चीज़ आप देखोगे, आपने पहला लक्षण देखा है कि मेल और फीमेल में समान रूप से आया है, इसका मतलब क्या है, ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल है। अब अगर अपन कुछ कंडीशन में ऐसे कर दें कि एक जनरेशन पूरी स्किप कर गई, इस जनरेशन में रोग है, इस जनरेशन में रोग है, इसमें जनरेशन में रोग नहीं है, सेकंड जनरेशन में एक भी व्यक्ति में रोग नहीं है, इसका मतलब स्किप, इसमें क्या है, स्किप मार दिया इसने रोग को। स्किप का मतलब होता है एक ऐसी जनरेशन आई है जिसमें कोई भी रोग दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे ये कैसी हो गई, ऑटोसोमल रेसेसिव हो गई। अगर सभी में आता तो डोमिनेंट, अब ये कैसी है, रेसेसिव है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर कोई जनरेशन स्किप मार रही है, कोई लक्षण नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो रेसेसिव है। सभी में आ रहा है मतलब डोमिनेंट है। मेल और फीमेल में इक्वल रूप से आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑटोसोमल है। तो ये हो गई ऑटोसोमल। अब इसी रोग को अगर अपन आगे देखें, देखो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, ये कैसे पहचानोगे आप। पहला लक्षण, मेल और फीमेल में समान लक्षण, है ना, असमान होगा, या तो मेल में ज़्यादा डिजीज होगी या फिर फीमेल में ज़्यादा डिजीज होगी। ऐसा अगर लक्षण आता है तो वो कैसा होगा, सेक्स लिंक्ड लक्षण होगा। वो लिंग निर्धारण, लिंग है ना, सेक्स क्रोमोसोम से मतलब है यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, ठीक है ना। इसमें दूसरी चीज़ देखोगे कि अगर सभी पीढ़ी में आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, चलो डायग्राम बाद बनाऊंगा, अगर सभी पीढ़ी में आ रहा है लगातार तो कैसा होगा वो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसका मतलब क्या होता है, अगर सभी पीढ़ी में आ रहा है और मेल में खास तौर से ज़्यादा देखा जाता है, या फिर मेल और फीमेल में समान रूप से दिखाई देता है, एक्स लिंक्ड कहलाता है। सभी पीढ़ी में आ रहा है और मेल और फीमेल में भी दोनों में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और कोई भी यदि फीमेल डिफेक्टिव है, फीमेल डिफेक्टिव है, तो उससे सभी जनरेशन कैसी होगी, अफेक्टेड होंगे, ठीक है ना। अगला अगर आप देखोगे, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, इसकी क्या विशेषता है, रेसेसिव का मतलब है अप्रभावी, अप्रभावी। इसको दोनों एलील की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखोगे एक ये रोग है और एक ये है। जब तक इस कंडीशन में होगा ये, तो ये रोग दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो इसको क्या कर देगा, दबा देगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में आ जाए तो दोनों अप्रभावी, अभी दोनों अप्रभावी रोग अगर एक साथ आ जाए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी को भी, जैसे मान लो स्मॉल एच है रोग का नाम, तो दोनों क्या हो गए, होमोजाइगस हो गए ना, ये होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस रेसेसिव, ठीक है ना, ये कैसे होंगे, होमोजाइगस रेसेसिव होंगे। तो लिंक्ड हो गया, एक्स लिंक्ड हो गया। एक्स लिंक की सबसे बड़ी विशेषता है, एक्स लिंक्ड अगर रेसेसिव रोग होगा तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अधिकतर मेल में रोग आएंगे।
अगर ये होगा ना रेसेसिव होगा, तो हमेशा याद रखना एक्स लिंक्ड रेसेसिव होगा तो मेल हमेशा क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे, फीमेल अफेक्टेड रेयर होती है, जबकि फीमेल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि फीमेल के पास में क्या है, 2x क्रोमोसोम है और मेल के पास में क्या है, 1x क्रोमोसोम है। अगर एक भी अफेक्टेड आ गया तो मेल तो क्या होगा, रोग ग्रसित होगा, ठीक है ना, मेल तो क्या होगा, रोग ग्रसित होगा। यदि इसमें एक आ गया तो फीमेल ग्रसित नहीं होगी, क्योंकि फीमेल में 2x है, ये इसको क्या करेगा, दबा देगा। तो ये कंडीशन कैसी होगी, फीमेल को कैरियर बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, कैरियर कंडीशन बोलेंगे, कि रोग वाला एलील उपस्थित तो है लेकिन रोग उत्पन्न नहीं हुआ है। अब ये अगली पीढ़ी में x कहाँ से जाएगा, मेल में तो जाएगा ही जाएगा ये, तो x मेल में जाएगा तो मेल कैसा होगा, रोग वाला होगा। तो इस आधार पर x लिंक्ड अगर रेसेसिव होगा तो इसमें मेल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, है ना। फीमेल जो है वो कम प्रभावित होती है, फीमेल कैरियर के रूप में रह सकती है, इसलिए ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। एक एग्जाम्पल अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप देखोगे इसका प्रभाव कैसे दिखाई दे सकता है। जैसे एक रोग है हीमोफीलिया, ठीक है ना। हीमोफीलिया का जो एलील है वो कहाँ पाया जाता है, एक्स गुणसूत्र के ऊपर इसका एलील पाया जाता है, रोग वाला। आगे समझ में। अब अपन यहाँ पे देखें कि कोई एक कॉम्बिनेशन है, दो व्यक्ति हैं, एक फीमेल और एक मेल, दोनों की शादी हुई। शादी होने में से एक फीमेल जो है वो कैसी है, अफेक्टेड है, मतलब रोग बाहर दिख नहीं रहा है लेकिन हीमोफीलिया का जो एलील है वो एक उपस्थित है इसके ऊपर। और मेल कैसा है, ये सामान्य है, ये कैसा है, सामान्य है, ये भी कैसी है, सामान्य है, दिखने में सामान्य है, लेकिन कंडीशन कैसी है इसकी, ये कंडीशन है। क्यों? क्योंकि ये कैरियर है, ये कैसी है, कैरियर है। अभी पता नहीं लगेगा अपने को। इनकी बच्चे हुए तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक एक्स ये आ गया और एक एक्स ये आ गया। ये जो लड़की बनी है गर्ल, ये कैसी बनी है, कैरियर, अपनी माँ की तरह कैरियर है ये सेम। बाहर से रोग इसको दिखाई नहीं देगा, लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देगा। एक और कॉम्बिनेशन बनाएं, एक्स वाई, ये कैसा आ गया, एक एलील जो है रोगग्रस्त वो किसके साथ में आ गया, इस एक्स के साथ में, यहाँ पे आ गया वाई के साथ, और ये क्या बना, बॉय बन गया। और बॉय जो है वो कैसा होगा, डिजीज आ गई। इस डिजीज से पता लगता है कि ये रोग जो है वो कहाँ से है, इसकी मदर से है। इसका मतलब इसकी मदर कैसी है, कैरियर है, क्योंकि पापा में तो रोग ही नहीं है ये। आगे अपन देखेंगे, इस एक्स को क्रॉस कराओ इस एक्स के साथ। ये जो गर्ल है ये कैसी है, एकदम सामान्य है। दूसरा एक्स और दूसरा वाई। यहाँ पे जो बॉय है ये कैसा है, एकदम सामान्य है। इसका मतलब ये दोनों तो सामान्य, ये डिजीज्ड और ये कैरियर। इस प्रकार से आप देखोगे यदि फीमेल मदर जो कैरियर होगी तो उसमें लड़का प्रभावित होगा। कौन प्रभावित होगा, लड़का। अब और इसमें कोई भी प्रभावित नहीं हुआ, इसमें कैरियर आया है लेकिन ये रोग नहीं आया इसमें, क्योंकि रोग तभी आता है जब दोनों ऐसी कंडीशन हो। ये रोग कैसे आ सकता है इसके अंदर, अगर यहाँ पे ये कंडीशन हो तो मेल अफेक्टेड हो पहले से और फीमेल कैरियर हो, फीमेल सामान्य दिखने में तो, और मेल है पहले से कैसा हो, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग के अंदर होता क्या है कि आपके अंदर जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग नहीं होती है। आपके अगर कोई घाव लग जाए, कट लग जाए
तो आपकी क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, ब्लड नहीं जमता है और ब्लड लगातार बहता रहता है, जिसके कारण से व्यक्ति की डेथ होती है। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो खासतौर से फीमेल से आता है और ज़्यादा किस में पाया जाता है, नर्स जो है, मेल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं इसमें, जो इसका ये कारण है। अगर अपन ये लक्षण देखें यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, अगर आप यहाँ पे ये लक्षण देखो, इस प्रकार से अगर कोई लक्षण हो तो क्रॉस कैसे करोगे आप इसको, ये 4 बच्चे होंगे इनके। पहला कैसा होगा, एक्स एक्स, अब ये लड़की बनी है, गर्ल बनी है, और गर्ल कैसी है, डिजीज्ड है ये। क्यों, दोनों एक्स आ गए ना एक साथ, और दोनों एक्स जब आते हैं तो अपना प्रभाव दिखाते हैं। यहाँ पे दूसरा अगर प्रोजेनी देखोगे, एक्स अफेक्टेड और ये वाई आ गया, ये भी मेल बना है, और मेल कैसा है, ये भी कैसा है, मेल डिजीज्ड है। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे एक्स नॉर्मल है और ये एक्स जो है वो कैरियर आया है, तो ये जो गर्ल बनी है ये कैसी बनी है, कैरियर बनी है। रोग इसमें उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन एलील रहेगा जो अगली पीढ़ी में जाएगा। अगला कॉम्बिनेशन देखोगे एक्स वाई, ये जो है, ये जो लड़का बना है, बॉय जो बना है, ये कैसा है, सामान्य है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि महिला जो है वो कैरियर है और फादर जो है वो डिजीज्ड होता है, तो उसकी लड़की की क्या होगा, लड़की जो होने वाली है वो क्या होगी, डिजीज्ड होगी। यहाँ पे लड़की डिजीज आ गई और एक लड़का भी डिजीज आ गया, एक लड़की कैरियर आ गई, एक लड़का सामान्य आ गया है। तो इस प्रकार से इनकी डिजीज को आप पहचान सकते हो, एक्स लिंक्ड है, कैसी है, क्या है, ठीक है। तो ये पेडिग्री एनालिसिस होता है। सामान्य हीमोफीलिया का दे सकते हो, देख सकते हो कुछ भी। आगे इसके कुछ एग्जाम्पल है जो अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ सामान्य एग्जाम्पल है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है कोई, तो उनके कौन से एग्जाम्पल हैं जो किसी भी पीढ़ी के अंदर स्किप नहीं होते, प्रत्येक पीढ़ी में आपको लक्षण दिखाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट कहलाते हैं। इसमें मेल और फीमेल में दोनों में दिखाई देगा। ऑटोसोमल है ना, मेल प्लस फीमेल में इक्वल लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा, जनरेशन नॉट स्किप, सभी पीढ़ी के अंदर लक्षण आपको दिखाई देंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल है वो देख लो आप। जैसे एक तो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, है ना, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है। एक है हंटिंगटन डिजीज, इसे बोलते हैं ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीटेड डिजीज। इसके अंदर CAG जो है, ये जो कोडोन है वो बार बार में आने लगता है। 3 कोडोन है ये, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ कोडोन है CAG। इसकी क्या होता है, रिपीटेशन होता है इस प्रकार से। इस प्रकार से इनकी रिपीटेशन अधिक होने के कारण से क्या होता है, इसमें रोग दिखाई देता है। CAG जो होता है वो खासतौर से ग्लूटामिक एसिड के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ग्लूटामाइन एमिनो एसिड के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है ग्लूटामाइन के लिए, ठीक है ना। CAG इसके अधिक रिपीटेशन होने के कारण से, लगभग जैसे 40 रिपीटेशन होने के कारण से इसमें रोगी की डेथ होने लगती है, या फिर वो ज़्यादा ग्रसित हो जाता है। हंटिंगटन सबसे खतरनाक डिजीज़ है, ठीक है ना, ये वाला CAG। ट्रिपल न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन होने से बनती है, कई बार एग्जाम में कॉमन पूछा जाता है। न्यूरोफाइब्रोमेटासिस टाइप, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और फेमेलियल एडिनोमोटस, यहाँ पे आगे है पॉलीपोसिस। आगे देखोगे ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है, पहली बात ऑटोसोमल है तो मेल और फीमेल समान लक्षण सभी में बराबर पाए जाएंगे।
इसमें जनरेशन मतलब लक्षण जो है वो क्या करते हैं, स्किप, कुछ पीढ़ी में आएंगे और कुछ पीढ़ी में नहीं आएंगे, इसका विशेष लक्षण होता है। इसके लिए आप इसका जैसे सिकल सेल एनीमिया जो अपन पढ़ चुके हैं परसों, फिनाइल कीटोयूरिया, थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और टी सैक डिजीज़, ये सभी कैसे हैं ये याद रखना। एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि ये जो डिजीज़ है वो किस प्रकार की है, तो आपको याद रहना ऑटोसोमल रिसेसिव ये एग्जाम्पल है, ऑटोसोमल डोमिनेंट के ये एग्जाम्पल है, तो ये आपको याद रखनी है। आगे आप देखोगे इसके अंदर सेक्स लिंक्ड जो डिजीज़ है उसमें से पहला आ जाएगा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है ना। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित किसको करते हैं, मेल को। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होता है वो मेल होता है। इसमें से डिजीज़ का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है एक्स लिंक्ड रेसेसिव, हीमोफीलिया जो अभी अपन कर चुके हैं पहले, कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पर डचन मस्कुलर डेस्ट्रॉफी, लेस्नियान सिंड्रोम, ये भी याद रखना भाई, लेस्नियान सिंड्रोम लाइसोसोम से रिलेटेड होता है। यहाँ पे है एड्रीनो ल्यूकोडी डेस्ट्रॉफी, ल्यूकोडेस्ट्रॉफी, एक्स लिंक्ड, यहाँ पे है इकाइथियोसिस, ये है एक्स लिंक्ड रेसेसिव। अगला क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट तो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाएगा और कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेगी, मेल और फीमेल सभी में समान रूप से पाया जाएगा, कोई भी जनरेशन है वो स्किप नहीं करेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे रेट सिंड्रोम, एक है यहाँ पे इनकॉन्टिनेंशिया, ऐसे कुछ नाम से इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी, ठीक है ना, आईपी, इनकॉन्टिनेंशिया है ना, इनकॉन्टिनेंशिया पिगमेंटी। यहाँ पे आ जाएगा डेनोन डिजीज़, ये कैसे है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वैसे रेयर होती है लेकिन ये एग्जांपल है तो आपको याद रहेगा। कभी आपसे पूछा जाए वाई लिंक्ड डिजीज़ वैसे होती नहीं है, लेकिन वाई लिंक्ड होती है तो डायरेक्टली मेल से मेल में आएगा। जैसे कोई पिता है, पिता में यदि कोई डिजीज़ है, कोई लक्षण है तो वो सीधा बेटा में आता है। जो सबसे बड़ा विशेष लक्षण जो है वो आ जाएगा हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ पिनी, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ ईयर कह सकते हो आप, पिनी कह सकते हो, हाइपर ट्राइकोसिस ऑफ पिनी। अपने जो ईयर होता है यहाँ पे आप देखोगे लड़कों के जो है कुछ उम्र के बाद में यहाँ पर बाल आने लगते हैं, लड़कियों में ये कैरेक्टर नहीं होता है क्योंकि इनका जो ट्राइकोसिस है, ये जो बाल है हेयर पिनी के ऊपर, ये किस में पाए जाते हैं, वाई गुणसूत्र के ऊपर इनका जीन उपस्थित होता है, इसलिए क्या होते हैं केवल मेल के अंदर ये लक्षण दिखाई देता है। एक है वेबिया टॉइज, एक ये भी है वाई लिंक्ड है, ठीक है। तो ये मोस्टली जो क्वेश्चन थे या मोस्टली चीज़ें थी वो इससे रिलेटेड अपन ने डिस्कस कर चुके हैं। कभी भी आपको भाई एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में दिया जाता है कि एक महिला की आदमी से शादी हुई, उनके 3 लड़के हैं, ये मान लो ये एक लड़का है 2 लड़कियां हैं, तो चौथा लड़का होने की संभावना कितनी है, ये पूछा जाता है कई बार कि चौथा लड़का होने की संभावना कितनी है। कभी भी संभावना प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाए तो हमेशा कर देना 50%, है ना, 50% ही चांस है। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला लड़का हो लड़की हो, इसलिए 50-50% है चांस, ये लड़का भी होगा और लड़की भी होगी। हमेशा अगर पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कि कभी भी आपको पूछा जाए कि ये लड़का है, पहले इन दोनों की शादी हुई, शादी होने के बाद में 4 बच्चे हो गए, 5वां बच्चा लड़का होने की संभावना कितनी है। और क्वेश्चन में क्या देगा आपको कि 4 लड़कियाँ हो चुकी है लगातार और 5वां लड़का होने की संभावना कितनी है, तो भी 50% रहेगी। कितनी बार भी पूछ ले आपसे तो भी 50% ही आपकी संभावना रहेगी। प्रोबेबिलिटी का रूल है 50% ही होती है। आपने सिक्का उछाला है, क्या संभावना उसकी 50% ही है, हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना, 50% की संभावना है। इस प्रकार से ये पेडिग्री एनालिसिस का एक टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर जाइए आप लोगों का रेस्पॉन्स कैसा लगा। थैंक यू गाइस।